जय हिंद साथियों। कक्षा 12 के इतिहास के 8वें अध्याय में आपका स्वागत है, जिसका नाम किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य के बारे में हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। एक वीडियो हम बना चुके हैं, दूसरी वीडियो पर आज इसकी शुरुआत करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। तो अपनी स्टडी को जारी रखें, कंटिन्यू रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप सब कैसे हैं ये बताएं। तो इसको नेक्स्ट हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। लाइन वाइज हम इसको पढ़ेंगे, साथ साथ महत्वपूर्ण जानकारी भी शेयर करते रहेंगे, साथ साथ नोट करते रहना। वीडियो बड़ी होती है, उसको थोड़ा अपनी सुविधा के अनुसार छोटा बड़ा करके, गति कम ज़्यादा करके या अपनी सुविधा थोड़े थोड़े समय के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं, लेकिन साथ साथ नोट अवश्य करते रहना। नेक्स्ट देखिए, इस अध्याय को हम आगे अध्ययन करते हैं। कृषि की समृद्धि और आबादी में बढ़ोतरी। तो यहाँ देखिए, कृषि उत्पादन के ऐसे विविध और लचीले तरीकों का एक बड़ा नतीजा यह निकला कि आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी। इतिहासकारों की गणना के मुताबिक समय समय पर होने वाली भूखमरी और महामारी हानि की समस्याएं थी, लेकिन उसके बाद भी 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी लगभग 5 करोड़ बढ़ गई थी और लगभग 200 वर्षों में यह करीब करीब 33% की बढ़ोतरी थी। तो जैसे जैसे कृषि का विस्तार हो रहा था, हालांकि बीच में भूखमरी, अकाल, महामारियां भी फैलती रही, लेकिन उसके बाद भी भारत की आबादी बढ़ती जा रही थी। नेक्स्ट देखिए, जाति और ग्रामीण माहौल। हम ग्रामीण समुदाय के बारे में पढ़ रहे थे, तो इसी का 2.1 पार्ट आगे हम पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट देखिए कि जाति और अन्य जाति जैसे भेदभावों की वजह से जो खेतीहर किसान कई तरह के समूहों में बंटे हुए थे। हमने पहले भी पढ़ा था, जो खेतीहर समाज था, खेती करने वाले जो लोग, उसमें बहुत सारे वर्ग थे। खेतों की जुताई करने वालों में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो नीच समझे जाने वाले कामों में लगे होते थे। यानी कि जो खेती की जुताई का काम करते थे, हल जोतने का, खेत जोतने का जो काम करते थे, हल चलाने का, तो उसमें ऐसे लोग भी बहुत संख्या में थे जिनको नीच कहा जाता, निम्न जाति का कहा जाता था। या फिर खेतों में मजदूरी करते थे। खेतों में जो मजदूरी का काम करते थे, अपनी ज़मीन नहीं थी, वो भी खेतीहर किसान कहलाते थे। हालांकि खेती लायक ज़मीन की कमी नहीं थी, ज़मीन बेशुमार थी, बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, फिर भी कुछ जाति के लोगों को सिर्फ निम्न कहे जाने की वजह से वही काम दिए जाते थे। खेती करने का अधिकार, ज़मीन की मलकियत उनके पास नहीं होती थी। एक पिक्चर देखिए, आरंभिक 19वीं शताब्दी का एक चित्र दिया है, जिसमें पंजाब के एक गांव को दिखाया गया है। इसमें महिलाएं और पुरुष क्या क्या करते दिखाई दे रहे हैं, गांव की वास्तुकला का भी वर्णन कीजिए। ये आप देखिए कि ये गांव का दृश्य है, कैसे पशु आप देख रहे हैं, किस किस टाइप के आप पशु इसमें देख रहे हैं वो बताएं। किस प्रकार के सामान, कार्य पुरुष और महिलाएं इसमें करते दिख रहे हैं, आप इसको थोड़ा जूम करके भी आप इसको देख सकते हैं। तो वो आप बताएं, किस किस किस्म के पशु व्यक्ति इसमें दिखाई दे रहे हैं, क्या कार्य वो कर रहे हैं, महिलाएं, पुरुष। तो इसको आप देख कर बताएं। वैसी स्थिति जैसी कि आधुनिक भारत में दलितों की है, यानी कि जो आज भी समाज में हम देखते हैं इस प्रकार के भेदभाव, तो उस समय आप कल्पना कीजिए कि आज 21वीं सदी में भी इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, हम देखते हैं। लेकिन उस समय भी अगर आप कल्पना कर सकते हैं कि वो समय कितना कठिन रहा होगा इन लोगों के लिए। दूसरे संप्रदाय में भी ऐसे भेदभाव फैले हुए थे। मुसलमान समुदायों में हलाल खोरान जैसे जो नीच कामों में जुड़े लोग थे, वो गांव से बाहर रहते थे। इसी तरह बिहार में जो मल्लाह यानी कि जो नाविकों के पुत्र थे, ज़्यादा बेटा कहा गया, यानी कि जो नाविकों के बेटे थे, उनकी तुलना भी दासों से की जाती थी। यानी कि जो दूसरे समुदाय थे, दूसरे मत को मानने वाले लोग थे, उनमें भी इस प्रकार का ऊंच नीच का भेद माना जाता था। जैसे इसमें दिया हुआ है कि जो मुस्लिम लोग थे, हलाल खुरान दिया हुआ है। हलाल खुरान का मतलब जो नीच काम करने वाले, जो मैला करकट साफ करने वाले, या कुछ ऐसे काम जिनको उच्च समाज नहीं करता, तो ऐसे कामों को करने वाले लोगों को कहा गया है। तो इनकी भी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इसी प्रकार बिहार में जो मल्लाह होते थे, जो नाविक होते थे, नाव चलाने का काम करते थे, उनके जो बेटे होते थे, उनकी भी तुलना इसी प्रकार दासों के साथ की जाती थी। यानी कि जो
हिंदू लोग थे जो मुसलमान बने, वो मुसलमान उन्हीं जातियों के साथ वहाँ भी रहे। मुसलमान बनने के बाद भी उनकी जातियाँ जो हैं वो इसी प्रकार बनी रही, तो उनमें उसी प्रकार ऊंच नीच का भेदभाव बना रहा। समाज के निचले तबकों में जाति, गरीबी, सामाजिक हैसियत के बीच सीधा रिश्ता था। जो निचले तबके थे उनमें जाति, गरीबी और सामाजिक जो ऊंच नीच की एक हैसियत होती थी, एक रुतबा होता था, वो आपस में उसका बड़ा गहरा रिश्ता था। ऐसा बीच के समूहों में नहीं था जैसा निम्न स्तर में था। 17वीं सदी में मारवाड़ में लिखी गई एक किताब जो है वो बताती है कि राजपूतों की चर्चा किसानों के रूप में करती है। मारवाड़ में जो एक किताब लिखी गई जिसमें राजपूतों को किसान का दर्जा दिया गया। इस किताब के मुताबिक जाट भी किसान थे और राजपूत भी किसान थे, लेकिन जाति व्यवस्था में उनकी जगह राजपूतों के मुकाबले नीची मानी गई। तो 17वीं शताब्दी में राजपूत होने का दावा वृंदावन उत्तर प्रदेश के इलाके में गौरव समुदाय ने भी किया था कि वो भी राजपूत हैं, बावजूद इसके कि वे ज़मीन की जुताई का काम करते थे। ज़मीन नहीं थी उनके पास, ज़मीन की जुताई का काम करते थे। इसी प्रकार पशुपालन और बागवानी में बढ़ते जो मुनाफे हैं, पशु पालने का कार्य, बागवानी जो बाग बगीचे, फल फूल पौधे जो उनका कार्य करते थे, उसमें मुनाफे की वजह से जो अहीर लोग थे, गुज्जर थे या माली जो थे, उनकी जो सामाजिक स्थिति थी वो अच्छी हुई। वो सामाजिक एक सीढ़ी ऊपर उठी उनकी। पूर्वी इलाकों में भी पशुपालक और मछुआरी जो जातियां थी, मछली संबंधी कार्य करने, पशुपालन का कार्य करते थे, जैसे सदगोप है, कैवर्त है। इन किसानों की भी सामाजिक स्थिति कुछ बदलने लगी थी। तो ये सामाजिक स्थितियां थी हमारी। पंचायतें और मुखिया। गांव की पंचायतों में बुजुर्गों का जमावड़ा होता था, यानी कि जो गांव की उस समय पंचायतें होती थी वो चुने हुए लोग नहीं होते थे आज की भांति, तो उसमें बुजुर्ग लोगों को अधिक महत्व दिया जाता था। आमतौर पर गांव के महत्वपूर्ण लोग होते थे जिनके पास संपत्ति होती थी, पुश्तैनी अधिकार होते थे। जिन गांव में कई जातियों के लोग रहते थे वहाँ अक्सर पंचायत में भी विविधता पाई जाती थी, अन्य जातियों के लोग भी होते थे उसमें। यह एक ऐसा अल्पतंत्र था जिसमें गांव के अलग अलग संप्रदाय और जातियों की नुमाइंदी होती थी, कि अलग अलग जातियों के लोग भी उसमें शामिल होते थे। फिर भी इसकी संभावना कम ही है कि छोटे मोटे और नीच काम करने वाले जो खेतीहर मजदूर थे उनमें कोई जगह होती होगी, कि जिनको निम्न स्तर का कहा गया, नीची जातियों का कहा गया, उनकी इन पंचायतों में कोई भागीदारी होगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। पंचायत का फैसला सबको मानना पड़ता था। गांव में सभी को पंचायत का फैसला मानना पड़ता था। ये एक सख्त एक नियम होता था। पंचायत का जो सरदार था, एक मुखिया होता था जिसे मुकद्दम या मंडल कहा जाता था। इसको नोट करना, पेपर में आपके ये आया हुआ था पहले। पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता था? मुकद्दम या मंडल। कुछ स्रोतों से ऐसा पता लगता है कि मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से होता था और इस चुनाव के बाद उन्हें इसकी मंजूरी जमींदारों से लेनी पड़ती थी। यानी कि गांव के जो बुजुर्ग हैं वो सहमति से किसी व्यक्ति को चुनते थे पंचायत के मुखिया के लिए, लेकिन उसके बाद इसकी मंजूरी जो जमींदार होता था उस इलाके का, उससे भी लेनी पड़ती थी। मुखिया अपने पद पर, ओहदे पर तभी तक बना रहता था जब तक गांव के बुजुर्गों का उस पर भरोसा होता था। ये एक महत्वपूर्ण बात होती थी। ऐसा नहीं होने पर बुजुर्ग उसे बर्खास्त कर सकते थे, यानी कि बुजुर्गों के पास काफ़ी पावर होती थी, उनका मान सम्मान होता था। गांव के आमदनी और खर्चों का हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाना मुखिया का भी काम था। इसमें पंचायत का पटवारी उनकी मदद करता था। जैसे आज भी गांव का सरपंच और पटवारी मिलकर गांव का लेखा जोखा रखते हैं। पंचायत का खर्चा गांव के उस आम खजाने से चलता था जिसमें हर व्यक्ति अपना योगदान देता था। हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा पैसा पंचायत के इस कोष में जमा करवाता था। इस खजाने से गांव के खर्च होते थे। इस खजाने से उन कर अधिकारियों की खातिरदारी का खर्च भी चल किया जाता था जो समय समय पर गाँव में दौरा करने पर आते थे। यानी कि उसी खर्च से जो अधिकारी वहाँ आते थे उनकी चाय पाने का जो खर्च होता था वो भी इसी खर्च से निकालते थे। अब थोड़ा इधर देखिए, जो भ्रष्ट मंडल है, मंडल अक्सर अपने ओहदों का गलत इस्तेमाल करते थे। मंडल किसे कहा गया ये आप बताएं, कमेंट करके बताएं मंडल किसे कहा गया।
मुख्यतः उन पर यह आरोप था कि वे पटवारी के साथ मिलकर हिसाब किताब में हेराफेरी करते हैं, यह भी कि वे अपनी ज़मीन पर कर का आकलन कम करके अतिरिक्त बोझ छोटे मोटे किसान जो होते थे उन पर डाल देते थे। ये आज भी इस प्रकार की घटनाएं आप देखते हैं, तो उस समय भी इस प्रकार की घटनाएं होती थी। दूसरी ओर इस कोष का इस्तेमाल बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भी होता था, यानी कि जो अधिकारी दौरा करते थे उनका खर्च भी इसी प्रकार इसी कोष से निकलता था, जो गांव के लोग इकट्ठा करके देते थे पंचायत को। और गांव में किसी प्रकार का कोई आपदा आ जाती थी, कोई बाढ़ आ जाती थी, भूकंप आ जाता था, जो नुकसान होता था उसमें भी इस कोष से कार्य किए जाते थे। और सामुदायिक जो कार्य हैं उसके लिए भी जो किसान खुद नहीं कर सकते थे, जैसे मिट्टी के छोटे मोटे बांध बनाना, नहर खुदवाना, ये सारे कार्य इसी प्रकार के कोष से किए जाते थे। पंचायत का एक बड़ा काम यह तसल्ली करना था कि गांव में रहने वाले अलग अलग समुदाय के लोग अपनी जाति की हदों के अंदर रहें, यानी कि अलग अलग जातियां गांव में रहती हैं तो सभी जातियों के अपने एक नियम होते थे, जिन्होंने अपने जो जाति के नियमों की पालना करने के साथ साथ एक सारे गांव के पंचायत के द्वारा जो नियम बनाए गए थे उनको भी पालना करनी होती थी। पूर्वी भारत में सभी शादियां मंडल की मौजूदगी में होती थी। मंडल आप समझ सकते हैं मंडल किसको कहा गया है। यूँ कहा जा सकता है कि जाति की अवहेलना रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नज़र रखना गांव के मुखिया की जिम्मेदारी में से एक होता था। पंचायतों को जुर्माना लगाने, समुदाय से निष्कासित करने जैसे अधिकार भी उसके पास होते थे। यहाँ एक पिक्चर देखिए, ये एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में आप देखें कि बुजुर्ग व्यक्ति किस प्रकार, प्रारंभिक जो 19वीं शताब्दी का चित्र है जिसमें गांव के बुजुर्गों पर अधिकारियों से मिल रहे हैं, जो कर अधिकारी हैं उन कर अधिकारियों से ये गांव के बुजुर्ग बातचीत कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, अपनी समस्याओं और कार्यों के बारे में उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मंडल होता था वह गांव में पूरे जो कार्य होते थे जाति की अवहेलना रोकने के लिए लोगों के आचरण, क्या आचरण है उनका, उस पर नज़र रखना भी उनकी जिम्मेदारी होती थी। पंचायतों को जुर्माना लगाने, समुदाय से निष्कासित करने जैसे कड़े कठोर दंड देने का भी अधिकार था। कोई समाज गांव विरोधी कार्य करता था तो उसको समाज से, समुदाय से, गांव से बाहर भी निकाल दिया जाता था, बहिष्कृत कर दिया जाता था, जिसको हुक्का पानी बंद करना कह देते थे, गांव से निष्कासित करना कह देते थे। समुदाय से बाहर निकालना एक कड़ा कदम होता था जो एक सीमित समय के लिए लागू किया जाता था। कुछ समय के लिए, किसी को जैसे 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, साल के लिए, जैसे उसका अपराध होता था। इसके तहत दंडित व्यक्ति को दिए हुए समय के लिए गांव छोड़ना पड़ता था, जो निश्चित उसके लिए समय होता था कि इतने समय तक वो गांव में नहीं आएगा। इस दौरान वह अपनी जाति और पेशे से हाथ धो बैठता था, तो उसके वो जो कार्य करता था अपनी जाति और पेशे दोनों से ही वो अलग हो जाता था। ऐसी नीतियों का मकसद जातिगत रिवाजों की अवहेलना रोकना था कि जाति के जो नियम होते हैं उनकी कोई भी बगावत ना करे। ग्राम पंचायत के अलावा गांव में हर जाति की अपनी पंचायत भी होती थी। गांव की सामूहिक पंचायत के साथ साथ फिर हर जाति की भी अपनी पंचायत होती थी। गांव समाज में ये पंचायतें काफ़ी ताकतवर होती थी। राजस्थान में जाति पंचायतें अलग अलग जातियों के लोगों के बीच दीवानी के झगड़ों को निपटारा करती थी। दीवानी जो पैसे संबंधी, ज़मीन संबंधी जो उनके झगड़े होते थे, वे ज़मीन से जुड़े जो दावेदारी के झगड़े होते थे उनको सुलझाती थी। कि ज़मीन के ऊपर किसी के परिवार में किसी ज़मीन को लेकर, बंटवारे को लेकर झगड़ा होता था, यह भी तय करती थी कि शादियां जातिगत मानदंडों के मुताबिक हो रही है या नहीं, कि जातियां जो हैं एक ही शादी में हो रही हैं या नहीं। यहाँ तक कि गांव के आयोजन में किसको किसके ऊपर तरजीह दी जाएगी, गांव में जो आयोजन हो रहे हैं उसमें कौन सा वर्ग किस स्टेटस, पद प्रतिष्ठा के साथ कहाँ विराजमान होगा, किसका क्या कार्य होगा, ये भी वही करते थे। जो कर्मकांडीय वर्चस्व है किस क्रम में होगा, जो धार्मिक रीति रिवाज कर्मकांड होते हैं। फौजदारी न्याय को छोड़ दें तो ज़्यादातर मामले, फौजदारी न्याय का मतलब मारपीट झगड़े के, जो किसी को मारना, किसी के साथ झगड़ा करना, इस प्रकार के जो झगड़े होते थे उनको छोड़ दें, तो उसमें राज्य जो है जाति के पंचायत के फैसलों को मानता था। यानी कि जो राज्य है, जो मारपीट, लड़ाई झगड़े संबंधी, किसी की हत्या करने जो जैसे जो संबंधी जो झगड़े होते थे उनको छोड़कर अन्य जो विषय होते थे उनमें जो जाति की पंचायत फैसला देती थी उसी को राज्य
मान लेता था। पश्चिमी भारत के बारे में देखिए, खासकर राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे प्रांतों के जो संकलित दस्तावेज हैं उनमें कई ऐसी अर्जियां मिली हैं जिनमें पंचायत से ऊंची जातियों या राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जबरन कर उगाही या बेगार वसूली की शिकायत की गई है। यानी कि यहाँ कुछ ऐसी एप्लीकेशन दरख्वास्त मिली हैं जिसमें पंचायत से ऊंची जातियों और राज्य के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ ज़बरदस्ती उनसे टैक्स वसूलना या बेगार वसूली, बिना वजह के उनसे टैक्स वसूलना, उनसे कैसे काम करवाना, उसकी शिकायतें मिली है। आमतौर पर यह अर्जियां ग्रामीण समुदाय के सबसे निचले जो तबके होते थे, निम्न जो लोग होते थे, उनकी तरफ से लगाई होती थी। अक्सर इस प्रकार सामूहिक तौर पर ऐसी अर्जियां दी जाती थी, यानी कि एक समूह के रूप में। अकेला व्यक्ति नहीं देता था क्योंकि उसको फिर अपनी जान माल का नुकसान होने का खतरा होता था। इसमें किसी जाति या संप्रदाय विशेष के लोग संभ्रांत समूहों की उन मांगों के खिलाफ अपना विरोध जताते थे जिन्हें वे नैतिक दृष्टि से अवैध मानते थे। यानी कि जो अमीर लोग थे या कोई विशेष संप्रदाय था, तो उनके जो अमीर लोग होते थे उनकी मांगों के खिलाफ वे अपना विरोध दर्ज करते थे, जो उनको अच्छे नहीं लगते थे, उनके लिए ठीक नहीं होते थे। उनमें एक थी कि बहुत ज़्यादा कर की मांग, कि भी उनसे ज़्यादा कर लिया जाता है, इससे किसानों का दैनिक गुजारा ही जोखिम में पड़ जाता था, कि दैनिक जो जीवन है, रोजी रोटी चलाना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता था किसानों के लिए। खासकर सूखे और ऐसी आपदाओं के दौरान, जब कोई अकाल पड़ जाए, कोई आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, उनकी नज़रों में जिंदा रहने के लिए न्यूनतम जो बुनियादी साधन उनका परंपरागत रिवाजी हक था। यानी कि जो ऐसी स्थिति में उनको ज़िंदा रहना ही बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वहाँ पर उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाए जाते थे, तो इस वजह से भी वो अर्जियाँ देते थे, उनका विरोध करते थे। वे समझते थे कि ग्राम पंचायत को इसकी सुनवाई करनी चाहिए। यहाँ यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य अपना नैतिक फर्ज अदा करे और न्याय करे उन लोगों के साथ। निचली जाति के जो किसान हैं और राज्य के अधिकारी और स्थानीय जमींदारों के बीच झगड़ों में पंचायत के फैसले अलग अलग मामलों में अलग अलग हो सकते थे, क्योंकि कोई ऐसा सर्वमान्य नियम नहीं था। उनकी हैसियत के हिसाब से निर्णय होते थे, उनकी अपनी समझ के अनुसार। हो सकता है कि किसी के साथ अन्याय भी हो रहा हो। अत्यधिक कर की जो मांग थी, उस मामले में पंचायत अक्सर समझौते का सुझाव देती थी। जहाँ समझौते नहीं हो पाते थे वहाँ किसान विरोध करते थे और उग्र रास्ते अपना लेते थे, जैसे कि गांव छोड़कर चला जाना। जोत लायक जो खाली जमीन अपेक्षाकृत आसानी से उपलब्ध थी, जबकि श्रम को लेकर उपयोग प्रतियोगिता थी। इस वजह से गांव छोड़कर जाना खेतीहरों के हाथ में एक बड़ा प्रभावी हथियार था। जब उनके साथ अन्याय होता था, उनके साथ पंचायत में कहीं सुनवाई नहीं होती थी, तो मजबूरन उस खेत को, उस गांव को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते थे अपने बचाव के लिए। तो यहाँ ये एक चित्र देखिए, इस चित्र में दिखाया गया है कि कपड़ा उत्पादन को दर्शाती 17वीं शताब्दी की एक चित्रकारी यहाँ दिखाई गई है। इस पिक्चर में आप ये देख सकते हैं कि कपड़े का काम किस प्रकार चित्रित किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, ग्रामीण दस्तकार। दस्तकार जो अपने हाथ से किसी चीज़ का निर्माण करते हैं। अलग अलग तरह के उत्पादन कार्य में जुटे लोगों के बीच फैले लेन देन के जो रिश्ते थे, गांव को एक और रोचक पहलू बनाते थे। रोचक पहलू था गांव का ये। अंग्रेजी शासन के शुरुआती जो वर्ष थे उनमें किए गए गांव के सर्वेक्षण और मराठाओं के जो दस्तावेज हैं वो बताते हैं कि गांव में दस्तकारी काफ़ी अच्छी तादाद में होती थी। कहीं कहीं तो कुल घरों के 25% घर दस्तकारी के थे। यानी कि घरों में ही अब लोग अपने हाथ से किसी चीज़ का निर्माण करते थे। वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कपड़े का कताई बुनाई का काम हो सकता है, बर्तन बनाने का काम हो सकता है, लकड़ी का कार्य हो सकता है, लोहार का काम हो सकता है। कभी कभी किसानों और दस्तकारों के बीच फ़र्क करना मुश्किल हो जाता था। जो किसान हैं और दस्तकारों के बीच में भी अंतर करना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि किसान घर में दस्तकारी का काम भी करते थे। क्योंकि कई ऐसे समूह थे जो दोनों किस्म के काम करते थे। खेतीहर और उसके परिवार के सदस्य कई तरह की वस्तुओं के उत्पादन में शिरकत करते थे, जैसे रंगरेजी कपड़े पर छपाई, मिट्टी के बर्तनों को पकाना, खेती के औजारों को बनाना, उनकी मरम्मत करना। बहुत सारे गांव में जो भी कार्य होते थे वो सभी इन कार्यों को भी करते थे बहुत सारे जो किसान थे। उन महीनों में जब उनके पास खेती के काम से फुर्सत होती थी, तो बुआई और सुहाई के बीच
या सुहाई और कटाई के बीच उस समय से खेतीहर दस्तकारी का काम करते थे। जब गांव में फसल की कटाई बुआई के बीच में कोई इनके पास समय होता था तो उस समय ये परिवार के साथ मिलकर कुछ अन्य जो कार्य होते थे दस्तकारी के हाथ से वो भी काम करते थे, जैसे कुम्हार, लोहार, बुड़ाई, नाई, यहाँ तक कि सुनार जैसे ग्रामीण दस्तकार भी अपनी गांव में सेवाएं लोगों को देते थे और उसके बदले में गांव वाले उन्हें अलग अलग तरीक़ों से उनकी सेवाओं की अदायगी करते थे। यानी कि वेतन या पैसा उनको तुरंत नहीं दिया जाता था, आमतौर पर उन्हें फसल का एक हिस्सा दिया जाता था या फिर गांव की ज़मीन का एक टुकड़ा, शायद कोई ऐसी ज़मीन जो खेती लायक होने के बावजूद बेकार पड़ी हो, तो इस रूप में उनको उनके कार्य क्या उनकी सेवा के बदले भुगतान किया जाता था। अदायगी की सूरत क्या होती थी ये शबद पंचायत ही तय करती थी। महाराष्ट्र में ऐसी ज़मीन दस्तकारों की मीरास या वतन बन गई जिस पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार होता था। यानी यहाँ आप इसको क्लियर कीजिए, नोट कीजिए कि महाराष्ट्र में जो ऐसी ज़मीन होती थी जो सेवा के बदले दी जाती थी उसको मीरास या वतन कहा जाता था, जिस पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार बन जाता था। काम के बदले, सेवा के बदले जो ज़मीन दी जाती थी। यही व्यवस्था कभी कभी थोड़े बदले हुए रूप में पाई जाती थी, जहाँ दस्तकार और हरेक खेतीहर जो परिवार है परस्पर बातचीत करके अदायगी की किसी एक व्यवस्था पर राजी हो जाते थे आपसी तालमेल से। ऐसे में आमतौर पर वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय भी होता था। जैसे 18वीं शताब्दी में यानी कि सेवाएं, स्रोत बताते हैं कि बंगाल में जमींदार उनकी सेवाओं के बदले लोहार, बढ़ई, सुनारों तक को रोज़ का भत्ता और खाने के लिए नकदी देते थे। तो यहाँ बंगाल में इस प्रकार की व्यवस्था थी कि जमींदार उनको सेवा के बदले जो बढ़ई, लोहार, सुनार का कार्य करते थे उनको रोज़ का भत्ता और खाने के लिए नकदी देते थे, पैसे देते थे। इस व्यवस्था को जजमानी कहा जाता है। जजमानी, इसको नोट करें। हालांकि यह शब्द 16वीं 17वीं शताब्दी में बहुत अधिक इस्तेमाल नहीं होता था। ये सबूत मज़ेदार हैं क्योंकि इनसे पता चलता है कि गांव के छोटे स्तर पर फेरबदल के रिश्ते कितने पेचीदा थे। ऐसा नहीं है कि नगद अदायगी का चलन बिल्कुल ही नदारद था, कहीं कहीं नगद पैसा भी चलता था। जजमानी क्या था ये आप बताएं। नेक्स्ट देखिए, एक छोटा गणराज्य। एक छोटा गणराज्य में क्या था कि ग्रामीण जो समुदाय है उसमें समुदाय की अहमियत को हम कैसे समझे। 19वीं सदी के कुछ अंग्रेज अफसरों ने भारतीय गांवों को एक छोटे गणराज्य के रूप में, इसको नोट कीजिए, के रूप में देखा, जहां लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ साधन और श्रम का बंटवारा करते थे। ऐसा नहीं लगता था कि गांव में सामाजिक बराबरी थी, सामाजिक बराबरी भी नहीं थी। संपत्ति का व्यक्तिगत मलकियत भी होती थी, जमीन अलग अलग सब की होती थी, मालिक होते थे। साथ ही जाति और जेंडर, सामाजिक लिंग के आधार पर समाज में गहरी विषमताएं भी थी, भेदभाव भी थे। कुछ ताकतवर लोग गांव के मसलों पर फैसले लेते थे और कमज़ोर वर्गों का शोषण करते थे। न्याय करने का अधिकार भी उन्हीं के मिला हुआ था। लेकिन इसके बाद भी क्या कहते हैं जो अंग्रेज़ यहाँ की व्यवस्था को देखते हैं, उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि गांव और शहरों के बीच होने वाले व्यापार की वजह से गांव में भी नकदी के जो रिश्ते थे, नगद जो पैसा था उसका प्रभाव बढ़ चुका था। ऊपर ये दिया गया कि गांव में ऊंच नीच, भेदभाव सारा कुछ था, लेकिन उसके बाद भी भाईचारे से श्रम संसाधन कार्य सारे बंटे होते थे। आपस में इतने भेदभाव होने के बाद भी सारा समरसता से काम चला होता था। लेकिन उसके बाद और उन्होंने महत्वपूर्ण बात क्या बताई कि जैसे जैसे गांव और शहरों के बीच व्यापार फलने फूलने लगा तो गांव में भी जो नगद था, नगदी पैसा था, उसका प्रचलन काफ़ी बढ़ चुका था। पहले से देखिए, गांव में मुद्रा, मुद्रा पैसा, धन। 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी यात्री जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर जो है वो उल्लेख करता है, इसको नोट करें, फ्रांसीसी यात्री था, कि भारत में वे गांव बहुत ही छोटे कहे जाएंगे जिसमें मुद्रा की फेर बदल करने वाले या जिन्हें सराफ कहते हैं न हो। यानी कि सराफ कौन थे? जो पैसे, मुद्रा का लेन देन करते थे, एक बैंकर की तरह काम करते थे। सराफ हवाला भुगतान करते थे और अपनी मर्जी के मुताबिक पैसे के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़ा देते थे और कौड़ियों के मुकाबले पैसे की। यानी कि जैसे आप ये मानिए कि 1 रुपया जो है 100 पैसे के बराबर होता है। एक सिक्के को आप मान लें कि 100 कौड़ी मान लें, 50 कौड़ी मान लें, जो
चांदी सोने के सिक्के होते थे। तो ये कौड़ियाँ उस समय की ये भी मुद्रा के रूप में थी। हालांकि समुद्री शैल के खोल होते थे जो जानवरों के शरीर का कोई हिस्सा होते थे समुद्र से निकले हुए, लेकिन उस समय ये मुद्रा के रूप में प्रचलित थे। इनकी मान्यता थी इनके बदले जो है मुद्रा पैसे मिलते थे। तो ये सारा कुछ जो है, जो सर्राफ होते थे, जो बैंकर का काम करते थे, इनको आप नोट करना, ये इनकी इच्छा पर निर्भर होता था कि वो उसके क्या दाम निर्धारित करेगा, कि एक सोने चांदी का सिक्का उसको कितनी कौड़ी मानेगा, 50 मानेगा, 100 मानेगा, 10 मानेगा, ये उसकी अपनी मर्जी होती थी। तो इस प्रकार बहुत ही शोषण भी होता था। कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति देखिए। किसानों के बाद अब महिलाओं की स्थिति पर गौर करते हैं। उत्पादन की प्रक्रिया में मर्द और महिलाएं खास किस्म की भूमिकाएं अदा करती थी। जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं वहाँ महिलाएं मर्द के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करती थी। मर्द खेत जोतते थे, हल चलाते थे। महिलाएं बुआई, निराई, कटाई के साथ पकी हुई फसल का दाना निकालने का काम भी करती थी। ये आप भी सामान्य रूप से आज भी गाँव में इस प्रकार की स्थितियों को देखते हैं। जब छोटी छोटी ग्रामीण इकाइयों का किसान की व्यक्तिगत खेती का विकास हुआ तो मध्यकालीन भारतीय जो कृषि की खासियत थी, तब घर परिवार के जो संसाधन थे, श्रम थे, उत्पादन की बुनियाद बनते चले गए। स्वाभाविक तौर पर ऐसे में लिंग बोध के आधार पर आमतौर पर किया जाने वाला जो फर्क था घर में, जैसे महिलाएं और बाहर के लिए मर्द, मुमकिन नहीं था। यानी कि जैसे आज भी आप इन शब्दों को सुनते हैं कि महिलाएं घर में काम करेंगी, पुरुष बाहर काम करेंगे, लेकिन उस समय भी ऐसी स्थिति संभव नहीं थी, क्योंकि खेतों का जो कार्य था वह भी महिलाओं के बिना संभव नहीं होता था। कुछ कठिन जो कार्य थे वो पुरुष करते थे, लेकिन अन्य जो कार्य थे वो सारे महिलाओं के जिम्मे थे, महिलाएं भी कार्य करती थी। फिर भी महिलाओं की जो जैव वैज्ञानिक क्रियाओं के को लेकर लोगों के मन में कुछ पूर्वाग्रह बने हुए। जैसे पश्चिमी भारत में राजस्वला जो महिलाएं होती थी उनको हल या कुम्हार का चाक छूने की इजाज़त नहीं होती थी। इसी तरह बंगाल में अपने मासिक धर्म के समय महिलाएं पान का जो बागान होता था उसमें नहीं घुस सकती थी। तो इस प्रकार देश में इस प्रकार के भेदभाव भी थे कि जब महिलाओं को मासिक धर्म की स्थिति होती है, महीने में मंथली जब पीरियड की स्थिति होती है, तो उनको अपवित्र मानकर उनको कुछ कार्यों से मनाही थी कि वो ऐसे कार्य नहीं कर सकते, जैसे इसमें हल को छूना, कुम्हार के चाक को छूना, या खेतों में पान के जो बागान थे उनमें जाने की अनुमति ना होना, और भी बहुत सारे समाज में इस प्रकार की अवधारणाएं थी। इस प्रकार भेदभाव भी बना हुआ था। सूत काटने, बर्तन बनाने, मिट्टी को साफ करने, गूंथने, कपड़ों की कढ़ाई जैसे दस्तकारी के जो काम है, उत्पादन के ऐसे पहलू थे जो महिलाओं के श्रम पर निर्भर थे। ये सारे जो कार्य थे इनमें महिलाओं का लगभग 100% योगदान होता था। किसी वस्तु का जितना वाणिज्यीकरण होता था उसके उत्पादन के लिए महिलाओं के श्रम की उतनी ही मांग होती थी। वाणिज्यीकरण का मतलब व्यापारीकरण होता था, बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था, उसमें महिलाओं के श्रम की अधिक उपयोगिता बढ़ती चली जाती थी। किसान, दस्तकार जो महिलाएं हैं, ज़रूरत पड़ने पर न सिर्फ खेतों में काम करती थी बल्कि नियोक्ताओं के घरों पर जाकर भी काम करती थी और बाज़ारों में भी काम करती थी। यानी कि महिलाएं जितना पुरुष काम करते थे उसी रूप में उनसे भी अधिक कुछ क्षेत्रों में महिलाओं के ऊपर जिम्मेदारी होती थी। यहाँ देखिए एक महिला को सूत काटते हुए दिखाया गया है। इसी प्रकार ऊपर एक सराफ अपने काम में लगा हुआ है, जो हमने ऊपर एक पढ़ा था ये। तो इन दोनों पिक्चर को आप देख सकते हैं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण, महिलाएं पत्थर तोड़ती, ये पत्थर तोड़ रही हैं महिलाएं इस चित्र में। फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण की स्थिति थी। और नेक्स्ट इस पिक्चर में देखिए बोझा ढोती महिलाएं, आसपास के दूसरे गांव से आने वाली महिलाएं अक्सर ऐसे निर्माण स्थलों पर कार्य करती थी। उस समय भी करती है, आज भी इस प्रकार आप महिलाओं को काम करते हुए अपने आस परिवेश में देख सकते हैं। क्योंकि समाज श्रम पर निर्भर था, इसलिए बच्चे पैदा करने की अपनी काबिलियत की वजह से महिलाओं को महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता था। फिर भी शादीशुदा महिलाओं की कमी थी कि घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ बच्चे का जन्म देना ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य था। लेकिन इसके बाद जो है मुख्य समस्या ये थी कि जो शादीशुदा महिलाएं थी उनकी बड़ी कमी होती थी, क्योंकि कुपोषण
और बार बार माँ बनने और प्रसव के दौरान उनकी मौत की वजह से महिलाओं की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होती थी। इन सब कार्यों में उनका खान पान अच्छा न होना, खून की कमी होना, बार बार उनको माँ बनना और बच्चे को जन्म देते समय भी उनकी भारी मात्रा में बहुत बड़ी संख्या में उनकी मृत्यु हो जाती थी। इससे किसान और दस्तकार जो समाज है उसमें ऐसे सामाजिक रिवाज पैदा हो गए जो अमीर जो समूह है उनसे अलग थे। यानी कि अमीरों के कुछ अलग नियम थे और गरीबों के लिए कुछ अलग नियम थे। कई ग्रामीण संप्रदायों में शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की ज़रूरत होती थी। यानी कि जैसे दहेज लड़की की माता पिता की तरफ से, परिवार की तरफ से दहेज दिया जाता है, लेकिन उस समय कुछ महिलाओं की कमी की वजह से ग्रामीण संप्रदायों में शादी के लिए दुल्हन की कीमत दी जाती थी। तो इस प्रकार की स्थितियां भी देश में थी। न कि दहेज की, यानी कि तलाकशुदा जो महिलाएं हैं और विधवाएं दोनों ही कानूनन शादी कर सकती थी। इस समय उनके पास अधिकार था कि वो तलाकशुदा जो महिलाएं हैं और विधवाएं जो हैं जिनके पति मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, तो दोनों ही स्थितियों में महिलाओं को कानूनी अधिकार था शादी करने का। महिलाओं की जो प्रजनन शक्ति है उसको इतनी अहमियत दी जाती थी कि उस पर काबू खोने का डर रहता था। स्थापित रिवाजों के मुताबिक घर का मुखिया मर्द होता था। इस तरह महिला पर परिवार और समुदाय के मर्दों द्वारा पुरजोर काबू में रखा जाता था। बेवफाई के शक होने पर महिलाओं को भयानक रूप से दंड दिए जाते थे। ये महिला, आपने पढ़ा कि महिलाओं की स्थिति इतनी अहम थी, लेकिन कुछ इस प्रकार के रिवाज भी थे जहां महिलाओं को डरा कर उनके जो नियंत्रण में रखने के कुछ तरीके भी इस प्रकार अपनाए जाते थे। बेवफाई का शक होने पर उनके साथ भयानक दंड यातनाएं उनको दी जाती थी। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र आदि पश्चिमी भारत के इलाकों में ऐसे दस्तावेज मिले हैं, उनमें दरखास्त मिली है जो महिलाओं ने अन्याय और मुआवजे की उम्मीद से ग्राम पंचायत को भेजी थी। महिलाओं की तरफ से ऐसी एप्लीकेशन आई थी। पत्नियां अपने पतियों की बेवफाई का विरोध करती दिखाई देती थी। यानी कि पत्नियां जो हैं अपने पति की बेवफाई का विरोध कर रही थी। फिर गृहस्थी के मर्द पर यह आरोप लगाती थी कि वे पत्नी और बच्चों की अनदेखी कर रहे हैं। मर्दों की बेवफाई हमेशा दंडित नहीं होती थी। यानी कि मर्द अपने इन कार्यों के लिए बच जाते थे, लेकिन राज्य और ऊंची जाति के जो लोग हैं अक्सर ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते कि परिवार के भरण पोषण का इंतजाम हो जाए। ज़्यादातर महिलाएं पंचायत को दरख्वास्त देती थी, उनके नाम दस्तावेज़ों में दर्ज नहीं किए जाते। दरख्वास्त करने वाली का हवाला गृहस्थी के मर्द या मुखिया की माँ, बहन, पत्नी के रूप में किया जाता था। यानी कि महिलाएं जो एप्लीकेशन देती थी पंचायत में, उनका नाम नहीं होता था, परिवार के मुखिया का नाम होता था, या मुखिया की ये कहा जाता था कि ये मुखिया की माँ है या बहन है या पत्नी है, उनका नाम लिखा जाता था। जो भूमिहर बद्रजनों में महिलाओं को पुश्तैनी जो संपत्ति है उसका हक मिला हुआ था। जो भूमिहर बद्रजन थे, जो अमीर एक परिवार था। पंजाब में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ महिलाएं यानी कि विधवाएं भी पुश्तैनी संपत्ति में विक्रेता के रूप में ग्रामीण जमीन के बाजार में सक्रिय हिस्सेदारी रखती थी। हिंदू और मुसलमान जो महिलाओं की जमींदारी भी प्रचलन में थी, जिसे वे बेचने और गिरवी रखने के लिए स्वतंत्र होती थी। यानी कि महिलाओं को कुछ इस प्रकार के अधिकार भी थे कुछ इलाकों में कि वे ज़मीन की मालिक होती थी, उत्तराधिकारी बनती थी और अपनी ज़मीन को खरीद और बेचने का अधिकार उनके पास होता था। बंगाल में भी महिला जमींदार पाई जाती थी। 18वीं सदी की सबसे बड़ी और मशहूर जमींदारियों में से एक थी राजशाही की जमींदारी, जिसकी कर्ता धर्ता एक स्त्री होती थी। तो बंगाल में इस प्रकार के उदाहरण भी मिले हैं जहां जमींदारियां जो हैं महिलाओं के नाम से भी चलती रही हैं। बसे हुए गांव के परे जो जंगल और कबीले थे, 4.1 देखिए। ग्रामीण भारत में बसे हुए लोगों की खेती के अलावा भी बहुत कुछ था। उत्तर और पश्चिमी भारत की गहरी जो खेती वाले प्रदेशों को छोड़ दें, जहाँ अच्छी ज़मीन थी, खेती के लिए उपजाऊ ज़मीन थी, तो ज़मीन के विशाल हिस्से जंगल और झाड़ियों को खरबंदी कहा गया से घिरे हुए थे। ऐसे इलाके झारखंड सहित पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तरी जो क्षेत्र था उसमें भारत और नेपाल के सीमावर्ती इलाके जो तराई के मैदान थे वहाँ पर,
दक्षिणी भारत का पश्चिमी घाट था, दक्कन के पठार में फैला हुआ था। हालांकि इस काल में अखिल भारतीय स्तर पर जंगलों के फैलाव का औसत निकालना लगभग असंभव है। फिर भी समसामयिक स्रोतों से जानकारी मिलती है। समसामयिक स्रोत का मतलब उस समय के जो स्रोत हैं उनके आधार पर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह औसत करीब करीब 40% होते थे। जंगल ज़मीन का 40% होते थे। समसामयिक जो रचनाएं हैं जंगल में रहने वालों के लिए जंगली शब्द का इस्तेमाल करती हैं। समसामयिक जो रचनाएं हैं उसका मतलब है उस समय की जो रचनाएं हैं, किसी भी रूप में जो रचनाएं उपलब्ध है, कोई साहित्य लेखन कहीं, तो उसमें जंगल में जो रहने वाले लोग हैं उनको जंगली शब्द से संबोधित किया गया। लेकिन जंगली होने का मतलब सभ्यता का न होना बिल्कुल नहीं था कि उनको किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं था, सभ्यता उनके पास नहीं थी, ये मतलब उसका नहीं था। वैसे आजकल इस शब्द का प्रचलित अर्थ यही है, लेकिन उस समय इसका अर्थ यह नहीं था। उन दिनों इस शब्द का इस्तेमाल केवल ऐसे लोगों के लिए होता था जिनका गुजारा जंगल के उत्पाद, शिकार और स्थानांतरित कृषि से होता था। स्थानांतरित कृषि का मतलब ये था कि स्थान बदल कर कृषि करते थे। वो एक स्थान पर कृषि की, जब उसकी उपजाऊ शक्ति समाप्त होगी उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान से पेड़ काटे और वहाँ पर अपनी कृषि शुरू कर दी, तो ये स्थानांतरित कृषि होती थी। जंगलों में शिकार करते थे, जंगल के उत्पाद होते थे, उनसे अपने गुजर बसर गुजारा करते थे, तो उनको जंगली कहा गया। ये काम मौसम के मुताबिक होते थे। उदाहरण के तौर पर जो भील, जो एक आदिवासी जाति थी, बसंत के मौसम में जंगल के उत्पाद इकट्ठा करने जाते थे और गर्मियों में मछली पकड़ने जाते थे और मानसून के महीनों में खेती करते थे। शरद व जाड़े के महीने में शिकार करते थे। तो यह सिलसिला लगातार गतिशीलता की बुनियाद पर खड़ा होता था। इस बुनियाद को मजबूत भी करता था। लगातार एक जगह से दूसरे स्थान पर घूमते रहना इन जंगलों में रहने वाले जो कबीले होते थे उनकी एक विशेषता होती थी। जहाँ तक राज्य का सवाल है, उसके लिए जंगल उलटफेर वाला इलाका था, बदमाशों को शरण देने वाला अड्डा, जिसको मवास कहा गया। मवास किसे कहा गया? एक बार फिर हम बाबर की ओर देखते हैं, जो कहता है कि जंगल एक ऐसा रक्षक कवच था जिसके पीछे परगना के लोग कड़े विद्रोही हो जाते थे और कर इकट्ठा करने से मुकर जाते थे। ये बाबरनामा में बाबर ने लिखा है कि जंगल एक ऐसा रक्षा कवच होता था, रक्षा करने वाला एक उनका तंत्र होता था जिसके पीछे जो परगना के जो लोग थे, उस इलाके के जो लोग थे, कड़े विद्रोही हो जाते थे, यानी कि राज्य के खिलाफ बगावत कर देते थे और कर अदा करने से मना कर देते थे। तो वो जंगलों की आड़ ले लेते थे, जंगलों में सुरक्षा के रूप से छिप जाते थे। नेक्स्ट देखिए जंगलों में घुसपैठ, आप इसको देखिए, यहाँ एक चित्र भी दिया हुआ है, इसको भी हम देखेंगे अभी। जंगल के बाहरी जो ताकतें हैं कई तरह से घुसती थी। मसलन राज्यों को सेना के लिए हाथियों की ज़रूरत होती थी, इसलिए जंगलवासियों से जो ली जाने वाली पेशकश थी उसमें अक्सर हाथी भी शामिल होते थे। जंगल में जो बाहरी ताकतें थी वो कई तरह से घुसती थी। जैसे राज्य को सेना के लिए हाथियों की ज़रूरत होती थी, तो जंगलवासियों से जो पेशकश वो लेते थे राजा, तो अक्सर हाथियों के रूप में लेते थे। इस चित्र में देखिए, चित्र दिया हुआ है, नीलगाय का शिकार करते हुए शाहजहाँ का एक चित्र दिया है, बादशाह नामा से लिया गया है। तो ये देखिए चित्र यहाँ इस प्रकार का दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। मुगल राजनीतिक विचारधारा में गरीबों और अमीरों सहित सबके साथ जुड़ती हुई राज्य के जो गहरे सरोकार हैं उनका एक लक्षण था शिकार अभियान, यानी कि शिकार के माध्यम से वो अमीर गरीब सभी तबकों के साथ राज्य के जो एक अधिकार थे, सीमाएं थी, वो जुड़ी रहती थी। दरबारी जो इतिहासकार हैं उनकी माने तो शिकार अभियान के नाम पर बादशाह अपने विशाल साम्राज्य के कोने कोने का दौरा करते थे। तो इस तरह अलग अलग इलाकों में लोगों की समस्याएं और शिकायतों पर व्यक्तिगत तौर पर गौर हो जाती थी, यानी कि शिकार के माध्यम से देश के अलग अलग राज्य के अलग अलग हिस्सों में वो यात्राएं करते थे और वहाँ के जो लोग होते थे उनसे भी उनकी जो समस्याएं होती थी उस विषय पर बातचीत होती थी। तो लोग भी अपने साथ राजा का जुड़ाव मानते थे कि हमारे इलाके में राजा हमारी बातें सुनने के लिए आया हुआ है। कुछ इस प्रकार एक सरोकार मानते थे, एक जुड़ाव मानते थे। जो दरबारी कलाकार हैं उनके चित्रों में शिकार का विषय बार बार आता था। इन चित्रों में चित्रकार अक्सर छोटा सा ऐसा दृश्य डाल देते थे जो सद्भावनापूर्ण शासन का संकेत देता था। इनके जब ये चित्र बनाए जाते थे, चित्र बार बार
जो दरबारी कलाकार थे वो शिकार का विषय अक्सर डालते थे। इन चित्रों में छोटा सा ऐसा दृश्य भी डालते थे जिसमें कोई सद्भावनापूर्ण शासन का संकेत दिया हो कि राज्य बड़ा अच्छा कार्य कर रहा है, क्योंकि वो दरबारी लोग होते थे, वो राजा को अच्छा ही बताते थे जहाँ सभी लोग मिलजुल कर रह रहे हों, ऐसा दिखाने का प्रयास किया जाता था। यहाँ देखिए परगना दिया हुआ है। परगना मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल था, एक भाग था। परगना इलाका कहा जाता था, प्रमंडल एक प्रशासनिक इकाई होती थी। पेशकश जो है मुगल साम्राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक तरह की भेंट, गिफ्ट जो होते थे, उपहार जो होते थे मुगल राज्य के द्वारा जो लिए जाते थे, उनको पेशकश कहा जाता था। यहाँ देखिए कृषि बस्तियों के लिए जंगलों का सफाया किस प्रकार चित्रित किया गया है। 16वीं सदी में मुकुंद राम चक्रवर्ती द्वारा लिखी गई एक बंगाली कविता है जिसके शीर्षक जो है चंडी मंगल का एक अंश है, इसको नोट करना। कविता के जो नायक हैं कालकेतु ने जंगल खाली करवा के एक साम्राज्य की स्थापना की, ऐसा इस कविता के माध्यम से यहाँ दिखाया गया है। कविता का जो नायक है वो कालकेतु दिखाया गया है। अब इसमें देखिए कि साम्राज्य की स्थापना, खबर मिलते ही परदेसी आने लगे तमाम जगहों से, फिर काल केतु ने खरीद कर बांटे उनमें भारी भरकम चाकू कुल्हाड़ी और भाले बर्छे। तो ये काल केतु जो है उसने जंगल को खाली करवाकर साम्राज्य की स्थापना की, उसको यहाँ दिखाया गया है कि जैसे ही खूब सूचना मिली, खबर मिली, जो दूसरे स्थानों के लोग थे वो इस राज्य में इस जगह पर आने लगे। फिर काल केतु ने खरीद कर उनमें जो चाकू भाले बर्छे हथियार थे वो देने शुरू कर दिए। उत्तर से आए दास सैकड़ों उमड़ते हुए चकित देखकर कालकेतु को, कालकेतु कौन है वो आप बताएं, जिसने दी सुपारी एक एक को, दक्षिण से आए फसल काटने वाले एक उद्यमी के साथ 500। तो यहाँ हर इलाके की अलग अलग क्वालिटी की कौन क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है और उनको क्या क्या काम दिए गए। पश्चिम से आया जफर मियाँ, साथ में 22,000 लोग, हाथों में सुलेमानी मोती की माला, जपते हुए पीर व पैगंबर का नाम। जंगलों को हटाने के बाद उन्होंने बसाए बाजार। तो ये सारी स्थिति के बाद बाजार बस गए। सैकड़ों सैकड़ों की तादाद में विदेशी जंगलों को जैसे खा गए और घुस आए वहाँ। कुल्हाड़ियों की आवाज़ सुनकर शेर डर गए, दहाड़ते हुए भाग निकले। अब अगर इसका आप सारांश देखें तो इस सारांश में घुसपैठ दिखाई है कि जो जंगल हैं, जंगलों में विदेशी आ गए, नए राज्य स्थापित हो गए। एक संदेश, प्रतीकात्मक भावात्मक एक संदेश यहाँ दिया गया है कि जंगल जो है कैसे समाप्त हो गए, कौन खा गया इन जंगलों को, वहाँ से जो रहने वाले जो जंगली जानवर थे वो कहाँ निकल गए, उनका क्या हुआ होगा। तो इसमें ये दिखाया गया है कि यहाँ सभी प्रकार के लोग यहाँ बसते चले गए और जंगल समाप्त होते चले गए। नेक्स्ट देखिए पहाड़ी जो कबीले हैं, मैदान है, उनके बीच में व्यापार कैसे था। लगभग 1595 के बीच का समय है ये। अवध सूबा जो आज उत्तर प्रदेश का हिस्सा है के मैदानी जो इलाके थे और पहाड़ी कबीलों के बीच होने वाले लेन देन के बारे में अबुल फजल ने क्या लिखा। अबुल फजल के बारे में आप जानते हैं, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी वो भी आप बताएंगे। उत्तर के पहाड़ों से इंसानों, मोटे मोटे घोड़ों और बकरों की पीठ पर लाद कर बेशुमार सामान ले जाए जाते हैं, जैसे कि सोना, तांबा, शीशा, कस्तूरी, सुरा गाय यानी कि याक की पूँछ, शहद, चुक, संतरे के रस, नींबू के रस को साथ उबाल कर बनाया जाने वाला एक अमल है जिसको चुक कहा गया। अनारदाना, अदरक, लंबी मिर्च, मजीठ जिसमें लाल रंग बनाया जाता है जिससे उसकी जड़ें, सुहागा, जद्वार, हल्दी जैसी एक जड़ होती है, मोम, ऊनी कपड़े, लकड़ी के सामान, चील, बाज, काले बाज, मरलिन यानी कि बाज पक्षी की एक किस्म है मरलिन, अन्य वस्तुएं। इसके बदले में वे सफ़ेद रंगीन कपड़े, कहरुबा एक पीला भूरा धातु जिसे गहने बनाए जाते थे उसको कहरुबा कहते थे, नमक, हींग, गहने, शीशे, मिट्टी के बर्तन वापस ले आते हैं। यानी कि यहाँ क्या दिखाया गया है, जो अबुल फजल लिखता है कि भाई उत्तर के पहाड़ों से जो इंसान है वो किन किन चीज़ों का व्यापार करते थे। अपने मोटे मोटे जो घोड़े होते थे, बकरे होते थे, उनके ऊपर सामान लाद कर वो लेके जाते थे और उधर से क्या सामान वो लेकर आते थे।
यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, यहाँ से सामान लेकर उधर जाते थे और उधर से कुछ सामान यहाँ लेकर आते थे। तो इसमें वो स्पष्ट दिया है। अब यहाँ देखिए, इस अनुच्छेद में परिवहन के कौन से तरीकों का जिक्र किया है, परिवहन कि भाई किन चीज़ों पर वो सामान लाद कर ले जाते थे, वो आप इसमें पढ़ के बता सकते हैं। आपके मुताबिक इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता था, अब जिन पशुओं का यहाँ इस्तेमाल कर रहे क्यों करते थे, वो भी आप बताएंगे। मैदानों से जो सामान पहाड़ ले जाते थे, मैदानों से कौन सा सामान पहाड़ों में जाता था, उनमें से हर वस्तु किस काम में लाई जाती होगी, उसका भी आप विवेचन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए कि वाणिज्यिक खेती का असर जो है बाहरी कारक जो हैं उनके रूप में जंगलवासियों की ज़िंदगी पर भी पड़ता था। जैसे जैसे बाजारीकरण होता गया खेती का, उसी प्रकार जो बाहरी लोग थे, बाहरी जो कारक थे, वो जंगलवासियों की ज़िंदगी पर भी भारी पड़ते गए। जंगल के उत्पाद जैसे शहद थे, मधुमोम थे, लौक थे, यानी कि जैसे मधुमक्खियों से निकलने वाली जो चीज़ें हैं, लोग कुछ ऐसी वस्तुएं 17वीं शताब्दी में भारत से समुद्र पार होने वाले निर्यात की मुख्य वस्तुएं होती थी, ये जिनका भारत से बाहर निर्यात किया जाता था और बेचे जाते थे। भारत व्यापार के तहत वस्तुओं की अदला बदली भी होती थी। कुछ कबीले भारत और अफ़गानिस्तान के बीच होने वाले ज़मीनी व्यापार में लगे होते थे। जैसे पंजाब का लोहानी कबीला होता था, वे पंजाब के गांव शहरों के बीच होने वाले व्यापार में शिरकत करते थे, व्यापार करते थे। ये इनको अंडरलाइन करना। सामाजिक कारणों से भी जंगलवासियों के जीवन में बदलाव आए। जैसे कबीलों के भी सरदार होते थे, बहुत कुछ ग्रामीण समुदायों के बड़े आदमी जो होते थे उनकी तरह हैं। कई कबीलों के सरदार जमींदार बन गए, कुछ तो राजा ही बन गए समय के साथ। ऐसे में उन्हें सेना खड़ी करने की ज़रूरत हुई। उन्होंने अपने ही खानदान के लोगों को सेना में भर्ती किया और फिर अपने ही भाई बंधुओं से सैन्य सेवा की मांग की। सिंध इलाके की जो कबीलाई सेना है उसमें 6000 घुड़सवार होते थे और असम में अहोम जो राजा थे अपने पायक होते थे, अहोम राजाओं के पायक होते थे। ये वे लोग थे जिन्हें ज़मीन के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। पायक कौन होते थे? ऐसे लोग जिन्हें ज़मीन के बदले सैनिक से, यानी कि राजा उनको ज़मीन देता था और उनके बदले उन्हें सेना देनी होती थी। जो अहोम राजा थे जो असम के, उन्होंने जंगली हाथी पकड़ने पर अपने एकाधिकार का ऐलान भी कर दिया था कि केवल हम ही जंगली हाथों को पकड़ सकते हैं। हालांकि कबीलाई जो व्यवस्था से राजतांत्रिक प्रणाली की तरफ संक्रमण बहुत पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन ऐसा लगता था कि 16वीं सदी में यह प्रक्रिया पूरी तरह से विकसित हो गई। इसकी जानकारी हमें उत्तर पूर्वी कबीलाओं जो राज्य हैं उनके बारे में आइन क्या है इसको भी आप बताएं, किसका नाम है ये, बातों से मिलती है। उदाहरण के तौर पर 16वीं 17वीं सदी में कोच राजाओं ने पड़ोसी जो कबीले हैं उनके साथ एक के बाद एक युद्ध किया और उन पर अपना कब्जा जमा लिया। जंगल के इलाकों में नए जो सांस्कृतिक प्रभाव के विस्तार की भी शुरुआत हुई। कुछ इतिहासकारों ने तो यह भी सुझाया कि नए जो बसे इलाके हैं उसमें खेतीहर समुदाय ने जिस तरह धीरे धीरे इस्लाम को अपनाया, उसमें सूफी जो पीर थे, संत थे, उन्होंने बड़ी भूमिका अदा की। ये हमने पीछे 6ठे अध्याय में पढ़ा था कि भारत में जो इस्लामीकरण हुआ, लोगों ने इस्लाम को अपनाया, उसमें जो सूफी जो पीर थे, पैगंबर थे, सूफी संत जो भारत में आए, इनकी बड़ी भूमिका थी। इन्होंने भारत के बहुत सारे जो हिंदू लोग थे उनको मुसलमान बनाने में अपना योगदान दिया। तो ऊपर हमने आइन के बारे में पढ़ा था। आइन क्या थी? आइन अकबरी का नाम है, अबुल फजल द्वारा लिखी। पहले वीडियो में हमने इस पर विस्तृत चर्चा की थी अकबरनामा के बारे में, आइन अकबरी के बारे में, तो वीडियो आप उसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए जमींदार। मुगल भारत में कृषि संबंधों की हमारी जो दास्तान है तब तक अधूरी रहेगी जब तक हम गांव में रहने वाले ऐसे तबके की बात ना कर लें जिसकी कमाई तो खेती से होती थी, लेकिन जो कृषि उत्पादन में सीधे हिस्सेदारी नहीं करते थे। यानी कि जमींदार क्या होते थे? जमींदार वे लोग होते थे जिनकी आमदनी तो खेती से होती थी लेकिन वो खेती का कार्य नहीं करते थे। ये जमींदार थे जो अपनी ज़मीन के मालिक होते थे, उन पर बहुत सारी ज़मीन होती थी
और जिन्हें ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत की वजह से कुछ खास सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं मिली होती थी। विशेष व्यक्ति होते थे, सामाजिक रुतबा होता था उनका, आर्थिक जो सुविधाएं हैं, पैसा उनके पास बेशुमार होता था, ज़मीन बहुत सारी होती थी, लोग खेती करवाते थे, स्वयं खेती नहीं करते थे, तो उनकी सारी जो आमदनी है ज़मीन से होती थी। जमींदारों की बढ़ी हुई हैसियत के पीछे एक कारण जाति था। दूसरा कारण यह था कि ये लोग राज्य को कुछ खास किस्म की सेवाएं देते थे। खिदमत का मतलब सेवाएं, कुछ खास किस्म की सेवाएं भी उनको राजा को देते थे, उनके साथ अच्छे मधुर संबंध बनाकर रखते थे। दूसरा जाति होती थी, ऊंची जाति के लोग होते थे, समाज में उनका एक दबदबा होता था। जमींदारों की समृद्धि की वजह यही थी कि अमीर क्यों थे, उनका विस्तृत व्यक्तिगत जमीन, उनके पास बहुत सारी निजी जमीन होती थी। उन्हें मलकियत कहते थे, यानी कि संपत्ति कहते थे। मलकियत संपत्ति क्या होती थी? उनकी जो व्यक्तिगत जमीन थी। मिल्कियत ज़मीन पर ज़मींदार के निजी इस्तेमाल के लिए खेती होती थी। अक्सर इन ज़मीनों पर दिहाड़ी के मज़दूर या पराधीन जो मज़दूर होते थे, दास थे, वो खेती करते थे। ज़मींदार अपनी मर्जी के मुताबिक इन ज़मीनों को बेच सकते थे और किसी और के नाम करा सकते थे, उन्हें गिरवी भी रख सकते थे, ये उसके पास अधिकार होते थे। जमींदारों की ताकत इस बात से भी आती थी कि वे अक्सर राज्य की ओर से कर वसूल करते थे। इनकी राजा की तरफ से भी कर वसूल करने का अधिकार उनके पास होता था, तो आम आदमी उनके सामने ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकता था। इसके बदले उन्हें वित्तीय मुआवजा भी मिलता था, इसके बदले में उनको पैसा भी मिलता था राज्य की तरफ से। सैनिक संसाधन उनकी ताकत का एक और जरिया था कि वो सैनिक भी रख सकते थे, राजाओं को भी उनकी सेवाएं वो प्रदान करते थे, तो उनको भी एक अपने इलाके में राजा की हैसियत से काम करते थे आम आदमी की तरफ से। ज़्यादातर ज़मींदारों के पास अपने किले भी होते थे, अपनी सैनिक टुकड़ियाँ होती थी, जिसमें घुड़सवार, तोपखाने, पैदल जो सैनिक होते थे वो होते थे। इस तरह हम मुग़ल कालीन जो गांव है उसमें सामाजिक संबंधों की, शायद ये छूट गया, उसको दोबारा देखिए अगर नहीं है। जमींदारों की ताकत यह थी कि अक्सर राज्य की ओर से वो कर वसूलने का अधिकार उनके पास था। वित्तीय मुआवजा उनको सरकार की तरफ से, राज्य की तरफ से मिलता था। सैनिक संसाधन उनकी ताकत का एक बड़ा जरिया था। ज़्यादातर जो जमींदार होते थे उनके पास किले भी होते थे, सैनिक टुकड़ियाँ होती थी, घुड़सवार उनमें होते थे, तोपखाना, पैदल सैनिक उनके पास होते थे। इस तरह जो मुग़ल कालीन गाँव है उसमें सामाजिक संबंधों की कल्पना एक पिरामिड के रूप में करते करें तो जमींदार इसके संकरे शीर्ष पर था। अबुल फजल इस ओर इशारा करता है कि ऊंची जाति के जो ब्राह्मण राजपूत गठबंधन था उसने ग्रामीण समाज पर पहले से ही अपना ठोस नियंत्रण बनाया हुआ था। ब्राह्मण और जो राजपूत थे उन्होंने समाज जो था ग्रामीण उसके ऊपर अपना नियंत्रण किया हुआ था। इसमें तथाकथित मध्यम जो जातियां थी उनकी भी खासी भागीदारी होती थी, जैसे कि हमने पहले देखा। इसी तरह कई मुसलमान जमींदार भी इसी प्रकार की स्थिति थी। समसामयिक दस्तावेज क्या होते हैं? उस समय के जो दस्तावेज होते थे, ऐसा लगता है कि जंग में जीत जमींदारों की उत्पत्ति की संभावित स्रोत रहा होगा, यानी कि जो लड़ाइयाँ होती थी उसमें जमींदारों की उत्पत्ति जो है वह एक संभावित स्रोत रहा था। अक्सर जमींदारी फैलाने का एक तरीका था। ताकतवर जो सैनिक सरदार थे उनके द्वारा कमज़ोर लोगों को बेदखल कर दिया जाता था, मगर इसकी संभावना कम ही है कि किसी जमींदार को इतने आक्रामक रुख की इजाज़त राज्य देता हो। जब तक कि एक राज्यादेश का मतलब सनद, राज्यादेश, इसको नोट करना, के जरिए इसकी पुष्टि पहले से नहीं कर दी गई हो। तो इतने अधिकार किसी जमींदार के पास होंगे, हो सकता है कि राज्य उनके ऊपर अच्छे से नियंत्रण रखता होगा, ऐसा नहीं भी हो सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि जमींदारों को पुख्ता करने की जो धीमी प्रक्रिया, स्रोतों में दस्तावेज़ों भी शामिल होते हैं। ये कई तरीके से किया जा सकता था, जैसे नई ज़मीनों को बसाकर जंगलबारी, नई ज़मीनों को बसाकर अधिकारों के हस्तांतरण के जरिए अधिकारों को बदल दिया जाता था। राज्य के आदेश से, कोई राज्य आदेश देकर फिर खरीद कर, यही वे प्रक्रियाएं थी जिनके जरिए अपेक्षाकृत निचली जातियों के लोग भी जमींदारों के दर्जे में दाखिल हो सकते थे, क्योंकि इस काल में जमींदारी धड़ल्ले से खरीदी और बेची जाती थी। यानी कि जमींदारियाँ खरीदी और बेची जाती थी, तो अन्य लोग भी इनमें शामिल होने की अपनी हैसियत के हिसाब से भाग ले सकते थे। जो निम्न जाति के लोग थे
वो भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल होने का रास्ता खोज लेते थे। कई कारणों ने मिलकर परिवार और वंश पर आधारित जिम्मेदारियां हैं उनको पुख्ता होने का मौका भी दिया। मसलन राजपूत और जाटों ने ऐसी रणनीति अपनाकर उत्तर भारत में की जो ज़मीन है बड़ी बड़ी पट्टियों पर अपना नियंत्रण पुख्ता किया। यानी कि जो कुछ कारण ऐसे भी थे, कुछ परिवार या वंश जहाँ जमींदारियाँ जो थी वंश या पैतृक आधार पर चलती गई। जैसे राजपूत और जाटों की स्थिति का यहाँ वर्णन है। उत्तर भारत में इन्होंने बड़ी बड़ी जो जमींदारियाँ हैं, पट्टियाँ हैं ज़मीन पर, उन पर अपना नियंत्रण इसी प्रकार से पुख्ता किया, मजबूत किया। इसी तरह मध्य और दक्षिण पश्चिम बंगाल में किसान और पशु जो चारी हैं जैसे सदगोप ने ताकतवर जमींदारियाँ खड़ी की। जमींदारों ने खेती लायक ज़मीनों को बसाने में अगुवाई की, जो नई ज़मीन थी उसको आगे बढ़ाने में योगदान दिया, और खेतीहरों को खेती के साजो सामान उधार देकर उन्हें यहाँ बसने में भी मदद की। यानी कि खेती करवाने के लिए जो ज़मीन पर साधन होते थे या उधार देकर उन लोगों को अपने पास बसाकर खेती करवाने का काम इन्होंने किया। जमींदारी की खरीद फरोख्त से गांव के जो मौद्रीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। मौद्रीकरण जो एक मुद्रा का प्रचलन उसमें बढ़ा। इसके अलावा जमींदारों की अपनी जो मलकियत है ज़मीनों की फसल भी बेचते थे। जमींदार अपनी मलकियत की जो ज़मीनों की फसल भी बेचते थे। ऐसे सबूत दिखाते हैं कि जमींदार अक्सर हाट बाज़ार स्थापित करते थे जहां किसान अपनी फसलों को बेचने के लिए आते थे। जमींदार इस प्रकार का कार्य भी करते थे, जैसे आज मंडी देखते हैं, बाजार लगाए जाते थे जहां किसान अपनी फसल को बेच सकें। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि जमींदार शोषण करने वाला तबका था। यानी कि जमींदार जो है आम लोगों का, किसानों का शोषण भी करता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किसानों से उनके रिश्तों में पारस्परिकता, पैतृकवाद और संरक्षण का पुट भी था। यानी कि इनके शोषण करने के बाद भी जो किसान है उनके साथ जुड़ा रहता था। उसकी बहुत सारी मजबूरियां थी। परस्पर पैतृकवाद यानी कि एक वंश पूरी तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संरक्षण में रहता था। दो पहलू इस बात की पुष्टि करते हैं कि एक तो ये कि भक्ति संतों ने जहाँ बड़ी बेबाकी से जाति और दूसरी किस्मों के जो अत्याचार थे उनकी निंदा की, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में देखा था, वहीं उन्होंने जमींदारों के किसानों के शोषक पर अत्याचार करने वालों के रूप में नहीं दिखाया। यानी कि वहीं उन्होंने जमींदारों को या साहूकारों को किसानों का शोषक या उन पर अत्याचार करने वाला कहीं नहीं दिखाया। अत्याचारों की निंदा तो की जातिगत विषयों पर, लेकिन जमींदारों को कहीं भी किसानों का शोषण करने वाला नहीं दिखाया। आमतौर पर राज्य का राजस्व अधिकारी ही उनके गुस्से का निशाना बना। उन्होंने सिर्फ राज्य के जो राजस्व कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी थे उन्हीं का विरोध किया था। 17वीं सदी में भारी संख्या में कृषि विद्रोह भी हुए। उनमें राज्य के खिलाफ जमींदारों को अक्सर किसानों का समर्थन मिला। किसानों ने जमींदारों का यहाँ साथ दिया था। तो नेक्स्ट भू राजस्व प्रणाली है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, एक वीडियो और बनेगा इसका। तो धन्यवाद। आप इस वीडियो को थोड़ा धीरे धीरे करके अपनी हैसियत समय के साथ देख सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो प्रश्न इसमें होते हैं वो आप इसमें ज़रूर बताया करें। यही हमारी फीस है। कम से कम लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद। ताकि हम अपने इस वीडियो में कुछ और सुधार का प्रयास कर सकें।